रही है। और हम लोग लक्ष्मी आश्रम लगातार साल भर में कम से कम कई कार्यक्रम, कई नहीं तो 2 या 3 या फिर एक ही सही करता आया है हमेशा। लेकिन ये एक लंबा दौर है जब हम इतने सब साथियों के साथ एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए हैं कोरोना के बाद से। हालांकि हम अपनी स्थानीय जनता के साथ बहुत ज्यादा संख्या में एकत्र हो पाए हैं, लेकिन वास्तव में हमारे उत्तराखंड से और हमारे देश भर के दूसरे साथियों के साथ हम ऐसे इस सभा को एक लंबे समय बाद कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक घटना जैसी लग रही है आज और बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई हुई, बीए करने के बाद इन्होंने वकालत की डिग्री ली और फिर वकालत भी की, शायद 2-3 साल आप कह रहे थे। लेकिन जब ये छात्र ही थी तो बाकी छात्र शक्ति के साथ मिलकर एक एक्टिविस्ट भी बनी, जिसमें इनको प्रेरणा देने वाले यहाँ पर प्रदीप भाई बैठे हैं, शेखर दा बैठे हैं, राजीव दा बैठे हैं और न जाने कौन कौन और लोग थे सब। हाँ, मुख्य नेता तो हमारे शमशेर थे। 90 के दशक में जब इनसे मुलाकात हुई तो दृश्य कुछ ऐसा था कि मुजफ्फरनगर कांड के बाद जब उत्तराखंड की मांग और संघर्षशील हुई तो देहरादून में आए दिन जुलूस निकलते थे और उन जुलूस में लगभग पहली 100 कतारें जो थी वो महिलाएं की होती थी, जिसमें सबसे आगे प्रगतिशील महिला मंच और उनकी अध्यक्षा कमला, और फिर पिछले जो 5-6 छोटी छोटी कतारें होती थी वो पुरुषों की होती। तो ये दृश्य बाद उत्तराखंड की शाखा बनी और उसमें फिर से हमारा काम करने का हमें मौका मिला, मुझे मौका मिला कमला के साथ काम करने का, और तब से मेरी अध्यक्षा है, क्योंकि ये अध्यक्ष भी बनी शमशेर जी के बाद, हम इन्हीं को मानते हैं अध्यक्ष। और अब इनके उत्तराखंड महिला मंच आज भी एक्टिव है, इनका एक अच्छा बैंक का प्रयास भी चला और स्वराज अभियान के बाद स्वराज इंडिया बना, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार बैठे हैं। तो स्वराज इंडिया की शाखा बनी और ये आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में कुछ स्वामियों ने मिलकर ऋषिकेश में बड़े ऊटपटांग भाषण दिए। उससे समाज में काफी हलचल भी हुई। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, 21 22 में तो हमारी स्थापना हुई थी। वो तो हरिद्वार में हुआ होगा। हाँ, हरिद्वार में हुआ, धर्म संसद के नाम से, अधर्म संसद। और उस अधर्म संसद के बाद कई लोगों को ये लगा कि नहीं, इस तरह का माहौल बिगड़ता जाएगा और इसका विरोध करना चाहिए। तब फिर हमने मिलकर देहरादून में इंसानियत मंच की पहली बैठक की, जिसमें हमें हैरानी हुई कितने लोग आए, और न केवल देहरादून से लेकिन राज्य भर से लोग वहां पर आए। हमने निमंत्रण भी नहीं दिया था, अपने आप आए लोग। तो साहस हम लोगों का बढ़ा और फिर इंसानियत मंच को उत्तराखंड इंसानियत मंच बनाया है और उस कार्य में हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, उसको अब हम बढ़ा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब हमारी एक वार्षिक बैठक हुई तो इस मंच को कुमाऊं में फैलाने के लिए जिम्मेदारी अजय जोशी को दी है। तो अब हमें विश्वास है कि आप सब भी जुड़ोगे इनके साथ और इनका सहयोग दोगे, इनको थोड़ी शक्ति दोगे,
इसको फैलाने में। तो ये तो हुआ कमला का परिचय। अब राजीव, नेक्स्ट तुम्हारी बारी। राजीव को तो आप मेरे से, मुझसे तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि राजीव को कौन नहीं जानता है। नैनीताल समाचार के संपादक, फाउंडर संपादक कहूँ आपको, बिल्कुल। और कुछ वर्ष पहले इसकी 25वीं वर्षगांठ भी मनाई, तब हमको ये भी याद आया, या शायद इन्होंने याद दिलाया कि बहुत कम अखबारें हैं जो लगातार पब्लिश होती रही हैं 25 साल के लिए, और वो भी एक छोटी अखबार, एक स्थानीय अखबार। तो उसका उस पर मैं आता हूँ। तो लेखन के अलावा इनका जो परिचय देना चाहिए वो ये है कि ये संघर्षशील व्यक्ति रहा। वो संघर्ष वाहिनी के समय से वो आदत छोड़ी नहीं। अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर कुछ लोकतांत्रिक विचार के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसका विरोध, पुरजोर विरोध करेंगे राजीव भाई, ये हमें विश्वास है। राजीव भाई न केवल खुद संघर्षशील हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि एक युवा वर्ग के साथ जुड़े। और आज मुझे अजय मित्रा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अपनी एक छोटी सी टीम है अल्मोड़ा में, उत्तराखंड लोक वाहिनी की, उसको प्रेरित करने में, उसको थोड़ा बल देने में राजीव भैया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप ना होते तो उनमें इतना बल नहीं आता। उसके लिए धन्यवाद। अब माननीय महोदय प्रोफेसर आनंद कुमार का परिचय छोटा तो हो नहीं सकता है, संक्षिप्त में हो नहीं सकता है। और लोग तो इनको जानते हैं, जहां भी मैं इनका नाम सुनता हूं तो प्रोफेसर आनंद कुमार। ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को अपने जीवन में उतारा भी है। तो बचपन इनका बनारस का है और बड़े ही प्रसिद्ध परिवार से आते हैं। इनके दादा जो थे विश्वनाथ जी, वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ, और उनकी शायद उम्र तब 20 साल भी नहीं थी, युवा थे, और गांधी जी के साथ लगे। और जब गांधी जी चाहते थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो एक ग्रामीण ज्ञान की यूनिवर्सिटी हो, लेकिन जब मागे जी नहीं माने तो गांधी जी ने वहीं पर बनारस के कुछ लोगों से आग्रह किया कि आप लोग ऐसा एक विद्यापीठ बनाइए। तो वहां पर जो काशी विद्यापीठ है, उनके संस्थापकों में से इनके दादाजी थे। इनके पिताजी सोशलिस्ट, इनके चाचा सोशलिस्ट। बाद में तो खैर वो बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने, बौद्ध धर्म अपनाया और काफी उसका अध्ययन के साथ साथ उसका इतिहास भी समझने की कोशिश की। कई जगह घूमे कृष्णनाथ जी, और कुमाऊं में आए। कुमाऊं
कि उनके दौरे का एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ने लायक है और बहुत ही अच्छी कहानियां हैं उसमें। खैर आनंद जी तो पहले इन्होंने शुरुआत की, जैसे उस समय का एक दौर था विज्ञान, तो बीएससी कर ली। बीएससी करने के बाद मुझे कहते हैं कि फिर मुझे समझ आई कि साइंस से बढ़ के तो सोशल साइंस है, तो फिर मैंने वो बीएससी छोड़ी और एमए किया। एमए के बाद जेएनयू पहुंचे एमफिल करने के लिए। जेएनयू में जैसे आज भी एक दो पार्टियों के बीच में होता है, स्टूडेंट मूवमेंट या इधर हो या उधर हो, तो इन्होंने एक नया ग्रुप वहां पे शुरू किया, फ्री थिंकर्स ग्रुप, और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो फ्री थिंकर्स ग्रुप की स्थापना की इन्होंने, और वो कई सालों तक, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, अब नहीं। फिर इनको नेशनल फेलोशिप मिली। गांधी जी विभाजन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल विभाजन, एक विभाजन नहीं कर रहे हो, तुम इसको 1000 टुकड़ों में तोड़ रहे हो। देश को 1000 टुकड़े होने वाले हैं, और जिस दिन ऐसा होगा तुम बच नहीं पाओगे खून की क्रांति से। ये उनसे कहने की जरूरत है, क्योंकि ये इस स्थिति में ये देश पहुंचा हुआ है अभी, उसको बहुत गहराई से समझने की बात है। इसलिए ये घड़ी भी बहुत, जिसको अंग्रेजी में क्रिटिकल कहते हैं, चुनौतीपूर्ण कहते हैं, वो है। और ऐसे समय में हमने एक समझदार व्यक्ति को बुलाया है, और एक समझदार वो व्यक्ति को इस सभा का अध्यक्ष बनाया है, श्री रवि चोपड़ा जी। और हम आशा करते हैं कि आगे आप लोग जो आम जन है ना, आज का जो विषय है वो यही है कि आम जन क्या कर रहा है। हम आम जन, हमारी क्या स्थिति है इसमें उत्तर करना, हमको क्या करना है, क्या हम उसको समझते हैं, क्या कर्तव्य है हमारा। हम अधिकारों की बात तो बहुत समझेंगे आजादी के बाद, पर हम कर्तव्यों को समझेंगे नहीं। गांधी जी कहते थे कि देश को चलाने का काम केवल सरकार नहीं करती है, और केवल पैसा भी नहीं करता है। देश को दिशा देने का काम और देश को आगे चलाने का काम समाज करता है। अगर किसी देश का समाज मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर उस देश का समाज एक साथ है, सब मिलकर जोर लगाने वाले हैं, तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा। ये समझने की बात है कि इसमें हम आम जन की क्या कर्तव्य है और हमको क्या अधिकार मिला है। अधिकार तो है ही, हमारा अधिकार है, हमको आजादी मिली है, हमारा अधिकार है, हमको स्वतंत्रता से व्यक्त करने की क्षमता मिली है, या उसका अधिकार मिला है। तो हम अपने सारे अधिकारों को भी समझते हैं कि नहीं। हमको न्याय मिले, ये भी हमको अधिकार मिला है, उसको भी हम समझते हैं कि नहीं। तो ये सब आम जन अपनी रोटी रोजी करते हुए, अपना खेत खलिहान हल चलाते हुए, अपनी घास काटते हुए समझता है कि नहीं, और समझ करके करने को तैयार होता है कि नहीं। ये सवाल आज खड़ा है। इस उत्तराखंड में तो मैंने महसूस किया है जिंदगी भर काम करके कि महिलाएं बहुत समझती हैं इस बात को। उनको जरा
पता चल जाता है, ओ ये वहाँ यश पर रखो, उसको ऐसा कर दिया, नहीं ये तो गलत हुआ। महिला कहती है जो घास काटती है, जो मटुआ तोड़ती है, जो धान रोपती है, जो हर समय लगता है कि बस इसको ये कुछ नहीं जानती होगी, बस ये जानवर की तरह काम करती है, वो ये सब जानती है। इसीलिए कितने आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन की अगुवाई कौन करता है? महिला करती है। इसीलिए कमला बहन काम करती है। इसीलिए रवि बताते हैं कि जेबुस निकलता था और कमला बहन आके उसमें होती थी। इसीलिए होता है ऐसा। ये चीज तब भी वो आगे कोई चीज तो खींच के लाई ना आपको यहाँ। हाँ देखो, कोई चीज खींच के लाई इनको भी लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा इनको भी लगता है। तो इसलिए ऐसे सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इसकी हलचल इस उत्तराखंड से शुरू हो, जो हमारी बहनों ने शुरू में जाना गया, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हाँ, गंगा यहीं से निकलेगी। चिपको भी यहीं से शुरू हुआ था, चिपको आगे और यहीं से ये समाज को मजबूत बनाने का, समाज के भेदभावों को दूर करने का, समाज को मजबूत बना करके एक शांत और सुव्यवस्थित समाज इस देश में खड़ा करने का काम भी हम ही करेंगे। उत्तराखंड के हम लोग भगवान की कृपा से हम ही करेंगे, ऐसा मान करके हम इसके इस सभा के में उपस्थित सारे लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और मंच पर बैठे सारे सयाने लोगों का, बड़े भाइयों बड़ी बहनों का और सबका भी स्वागत करती हूँ। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हम सब आपकी शक्ति को प्रणाम करते हैं, है ना? आप सब लोग क्योंकि हमारा दिल भर जाता है। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, दीदी की तबीयत बहुत खराब थी और दीदी बोली कि पता नहीं कार्यक्रम तो होगा, मैं जा पाऊंगी कि नहीं। ये हमारे लिए असह्य था, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई आयोजन की, ऐसा लगा दीदी की ताकत पता नहीं कहाँ से आ गई, दुगनी हो गई और हम अपने को बिल्कुल ऊर्जाहीन समझने लगे दीदी के सामने। तो आपको बहुत भगवान ऐसी शक्ति आपको देते हैं और ये शक्ति हम सब में आज संचारित हो, ये हमारी दिल से प्रार्थना है और दिल से हमारी कामना है। अब हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जिनको सुनने के लिए आज हम सब बहुत उत्सुक हैं और दिल से, दिमाग से, पूरी तरह से यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे कि रवि जी ने कहा, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्ति हमारे बीच में है। तो हम सब अभी आपसे निवेदन करते हैं कि हम आप सब आपको सुनना चाहेंगे। राजीव भाई, अगली कतार में बैठे तमाम विशेषजन, भाइयों बहनों, लेकर ये बहुत अद्भुत संयोग है कि हम लोग एक कर्म योगिनी की स्मृति में चलाई जा रही व्याख्यानमाला में आज लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा करते हैं। सरला जी उन लोगों में से थी जिन्होंने विश्व मानवता का तकाजा मानते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपना कंधा दिया। गांधी जी के सपनों को गांधी जी के बाद चरितार्थ करने के लिए उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया और जहाँ जहाँ परिवर्तन का प्रकाश फैलाना था, बाबा विनोबा के साथ, जयप्रकाश के साथ उन्होंने योगदान दिया। 1901 में जन्मी इंग्लैंड में, 1982 में उनका शरीर शांत हुआ और जो उनके जीवन की गाथा थी आज उनकी आत्मकथा के रूप में
और आप सबकी स्मृतियों के रूप में और इस सुंदर आश्रम के रूप में हम लोगों के बीच में। दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ ये बातचीत हो रही है, जिनकी गवाही में राधा बहन जब गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्षा थी तो हम लोगों की ताकत 100 गुना बढ़ गई। हम लोगों को सत्याग्रह के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद करना था। दलाई लामा उद्घाटन के लिए तैयार थे, अध्यक्षता कौन करेगा? सब ने एक स्वर से कहा कि जब राधा बहन बना दिल्ली में है तो क्या परेशानी है। राधा बहन को निवेदन किया, राधा बहन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय संवाद यहाँ से लेके चंपारण भिटियरवा तक हुआ। हमारे बारे में कहा गया कि इसको ना कहना नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम कि राधा बहन को अच्छे काम के लिए ना कहना नहीं आता। ये कॉलर लगा के बैठे, मुझे भी कभी कभी गर्दन की तकलीफ हो जाती है। मुझे मालूम है कितना पीड़ादायक, मन करता है कि लेट जाओ। कॉलर लगा के बैठना तो अपने आप में एक सजा है, फिर भी आप आई, मेरे लिए बहुत बहुत आदरणीय बात है, स्मरणीय बात है। और मैं नहीं चाहूँगा कि लंबा भाषण हो जिससे आप जल्दी से जल्दी आना पड़ सके। भाई रवि चोपड़ा जी ने मुझे कहा गया कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे शिकागो की डिग्री मिली। उस डिग्री को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए था मेरे पास नहीं था, इन्होंने अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दिलवाया। और वो 75 से 78 तक का जो समय था, आज जितना अंधेरा इससे ज़्यादा अंधेरा था। आज कभी जयप्रकाश जैसा कोई आदमी जेल में नहीं है, उसने जयप्रकाश ही जेल में बंद कर दिया, कहते DIR, देश के दुश्मन, विदेशी एजेंट। और 1 लाख से ज़्यादा लोग कांग्रेस समेत जेलों में थे, बोलना बंद था, अखबार पर सेंसर था। कमला जी के बारे में जो कहा गया, ये इस दौर में जो लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, उसमें उत्तराखंड आंदोलन एक स्वर्णिम अध्याय है, उसकी ये नायिका रही है। और भारत में जो आज स्त्री नेतृत्व है, उसकी शुरुआती पीढ़ियों में से आप नहीं हैं। राजीव लोचन शाह जी को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और इन्होंने हर नाजुक मोड़ पर काम किया और अभी भी ये संतुष्ट नहीं, अपनी उपलब्धियों पर ये नाराज है। जैसे उत्तराखंड आंदोलन किया, उत्तराखंड बन गया, ये तो सही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी बनाई, ये भी सही नहीं हुआ। ये ऐसे लोग हैं जो लगातार वैज्ञानिक की तरह से प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रयोगों की असफलताओं से क्षुब्ध हैं इस सरकार। लेकिन उनको चुनाव सुधार का अच्छा भी याद नहीं है, क्योंकि वो जीत गए, हम समझते हैं हमेशा जीतते रहेंगे। और इसी धरती पर बुद्ध ने कहा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, जो आज है कल नहीं रहेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ नहीं होंगे, जो कि उनका गांधी के अंगने में तेरा क्या काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज तो पहुंचेगी कि भाई चुनाव सुधार वक्त रहते करा लो, हमेशा करोड़ों रुपया नहीं मिलेगा चंदा। जैसे आज सपा को नहीं मिलता, बसपा को नहीं मिलता, कांग्रेसियों को थोड़ा बहुत मिलता है, तुमको बहुत मिलता है, लेकिन तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात आने वाली। चुनाव सुधार कराओ, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कह रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता। 6 पार्टियों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया कि हम RTI के अंदर नहीं आना चाहते। नागरिकों ने मांग की थी कि जैसे हर संस्था RTI के अंतर्गत है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च करते हो, तुम भी आ जाओ। और ये 6 पार्टियां कौन सी हैं? ये 6 पार्टियां दुनिया में किसी बात पर एक राय पर नहीं है। इस बात में भी उनकी सहमति नहीं कि सूरज पूरब से निकलता है, इस बात में सहमति कि अपना अपना चंदा छिपा करो। तो वो 6 पार्टी थी, BJP, कांग्रेस, CPI, BSP, सपा और एक 6ठी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो राष्ट्रीय पार्टी। इतनी बड़ी सहमति है इनके अंदर, तो ये चुनाव वाला खंभा तो हिल रहा है। दफ्तर के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। वो एक फिल्म आई थी जिसमें वो डायलॉग देता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और एक दफ्तर सीरियल आया था जिसमें दफ्तर में बिना पैसा दिए काम ही नहीं होता था। खाली सीरियल में नहीं था, दफ्तर में भी, चाहे उत्तराखंड बनवा लीजिए चाहे दक्षिणाखंड बनवा लीजिए, दफ्तर में अगर काम कराना है तो वहाँ लक्ष्मी जी के बिना कुछ नहीं बढ़ेगा। लक्ष्मी जी चूहे पर बैठती है, चूहा फाइल पर बैठता है, फाइल आगे नहीं बढ़ती। लोग परेशान हैं, कहते हैं कुछ लोग जो बूढ़े लोग हैं वो झुंझला के कभी कभी कहते हैं इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। अंग्रेजों का राज कतई अच्छा नहीं था, लेकिन अपना राज भी अच्छा नहीं। न्यायपालिका कहते हैं कि अगर लाखों रुपया न हो तो वकील ही नहीं मिलेगा। एक आध दोस्त हैं रवि चोपड़ा के, प्रशांत भूषण, जो मुफ्त में मुकदमा कर लेते हैं।
वरना वकील लोग घड़ी अपने टेबल पर रखते हैं, 5 मिनट की बातचीत का 1 लाख रुपया लेते हैं। अच्छे वकील, बेईमान वकील का तो कहना ही क्या। और न्यायाधीशों के बारे में राय बड़ी खराब होती जा रही है। कहते हैं ये कायरों की जमात है, अवसरवादियों की जमात है, भ्रष्टाचारी। मैं नहीं कहना चाहता, अगर न्याय व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का कब्जा हो जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन न्यायपालिका के बारे में आम लोगों की राय बिगड़ती जा रही। लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, आपस में समझौता करा लो, गुंडे से समझौता करा लो। इसीलिए समाज में अपराधियों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि कचहरी में करोड़ों मुकदमे इनका फैसला, हमारे कहते हैं कि मुकदमा दादा करे और फैसला पोते को मिले। चौथा है मीडिया। मीडिया के बारे में भाई राजीव लोचन शाह जैसे लोगों की वजह से हम लोगों का बड़ा विश्वास रहा है। लेकिन मीडिया का जो आचरण है, मीडिया की जो प्राथमिकता है, मीडिया अपने आप में एक व्यवसाय बन गया, न्यूज़ फॉर प्रॉफिट। आजकल आप अखबार देखते होंगे, पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री जी, दूसरे पन्ने पर मुख्यमंत्री जी, तीसरे पन्ने पर किसी गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री जी। खबर तो बहुत पीछे चली गई और जो असली खबर है वो आ ही नहीं रही है। बेरोजगारी खबर है, शिक्षा में भ्रष्टाचार खबर है, औरतों से अत्याचार खबर है, गरीबों का सर्वनाश खबर है, लेकिन वो खबर आ नहीं रही है। तो हमारे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि आप टीवी देखना बंद करें, तो टीवी वालों ने उसको निकाल दिया, बल्कि उसने इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार, ये अलग बात है कि रवीश कुमार को देखते देखते 70 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया, 70 लाख लोग। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि भारतीय लोकतंत्र का जो औपचारिक रूप है वो तो बिगड़ रहा है, लेकिन नागरिक कर्तव्य के नाते हम अपने काम को करना चाहते हैं। आप जो यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? नागरिक कर्तव्य के नाते। ये जो बेटियों ने गाना गाया, भाई दिले, हम लोग बड़े हुए दुष्यंत कुमार को गाते हुए, जितने स्वर में आज आपने गाया, ढोलक बजाया, वो बहुत जानदार था। बहुत बधाई, और ऐसे ही गाते ही रहो। भाषण से ज्यादा गीत गाते हैं। प्रकाश जी अपने आंदोलन में अपने भाषण के पहले बुलाते थे कि कहाँ गए गाना पहले गाओ। गांधी जी प्रार्थना सभा के पहले भजन गवाते थे। तो मीडिया का हाल अच्छा नहीं है और बाइकआउट चल रहा है। अब बचे 3 और राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों की सब अच्छाइयों पर एक बुराई भारी पड़ती है, वो है पार्टी के अंदर जनतंत्र का अभाव। ज्यादातर पार्टियों में न खाता न बही, जो नेताजी कहे वही सही है। तो खाली आम आदमी पार्टी में नहीं है, खाली बसपा में नहीं है, कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, सीपीएम में भी है, जो नेताजी कहे वही सही। तो जब जनतंत्र पार्टियों में मरेगा तो देश में उसको जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक आचार संहिता, एक आदर्श, एक मर्यादा और सत्ता को सात्विक भूमिका के लिए इस्तेमाल करना, इसका कुछ न कुछ अनुपात होना चाहिए। बचे 2 और, नागरिक संगठन और विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 शिक्षक शिक्षिका अस्थायी थे, उनको रेगुलर नहीं किया। जो रेगुलर करने लगे तो जो पढ़ाए थे 10-10 बरस से जो पढ़ा रहे थे उनको तो निकाल दिया, और जो एक खास पार्टी के दफ्तर से आए उनको नियुक्ति मिल गई। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी का वर्कर है तो उसको पार्टी का टिकट दो, पार्टी का पदाधिकारी बनाओ। विश्वविद्यालय में कहां ले जा रहे हो जहां उसका मन नहीं लगेगा, वो 30 साल उसकी सजा हो जाएगी। और विश्वविद्यालय के लिए 30 साल का वो विश्व वृक्ष होगा। मालवीय जी को एक कुलपति की तलाश थी, वो ऑक्सफोर्ड गए और एक गैर हिंदी भाषी को पकड़ के ले आए, राधाकृष्णन ने कहा तुम चलो हमको विश्वविद्यालय चलाना। आचार्य नरेंद्र देव जी लखनऊ के कुलपति थे। बनारस में बहुत असंतोष था। जवाहरलाल को मौलाना आजाद ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव ही संभाल पाएंगे बनारस को। जवाहरलाल जी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी, विरोधी दल के विचारक आचार्य नरेंद्र देव उनके पास लखनऊ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आचार्य जी, मालवीय जी का बना विश्वविद्यालय नष्ट हो जाएगा,
आप कृपया कुलपति बनना स्वीकार करें। वो दूसरे पार्टी के नेता थे, लेकिन बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य जी ने जब बनारस जाने का तय किया तो लखनऊ में हड़ताल हो गई, इनको हम जाने नहीं देंगे, और बनारस में हड़ताल हो गई कि इनके आज बिना पढ़ेंगे। ये गरिमा थी कुलपति पद की। अब बताया जाता है कि कुलपति पद बिकाऊ है। बिहार में सस्ता है, यूपी में से आता हूँ, यूपी में भी सस्ता है, लेकिन तमिलनाडु में 30 करोड़ रुपया दाम। ये गवर्नर ने कहा कुलपति नियुक्त करता है। 3 करोड़ रुपया बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु और कर्नाटक में मुख्य कुलपति बनना चाहते हैं 30 करोड़ रुपये। और जो रनिंग रेट है लेक्चरर का, लड़कियों इसको मत सुनना, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाली हो और आगे पढ़ करके लेक्चरर बनना चाहोगे, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा हम तब तक देश को सुधार देंगे। लेकिन अभी हालत बड़ी खराब है। 25 लाख रुपया रनिंग रेट है दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर। और ये उस समय है जब चाल चरित्र चेहरा बदलने का दावा करने वाली भारत सरकार है, जहां पर पुराने खिलाड़ी हैं वो तो पुराना खेल खेल ही रहे। तो ज्ञान साधना के जो केंद्र हैं उन पर भ्रष्टाचार की कालिक फैल गई है, इसलिए लोकतंत्र का भविष्य चिंताजनक है। और जो बचे कुचे थे, जैसे गांधी विद्या संस्थान जयप्रकाश जी ने बनाया बनारस में, उस पर कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नाम की संस्था, जिसका काम फाइन आर्ट्स में है, कल्चर में, फ्रांसीसियों ने यह कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक, एक उच्च कोटि के दार्शनिक, ये जो रूसो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वाले, तो फ्रेंच थे, और भी तमाम क्रांति हमने की। एक से एक साहित्यकार हमारे हुए, लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा। और अमेरिका, जहां पर दुनिया भर से बेरोजगार भूखे नंगे गए, लेकिन अमेरिका का लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो एक सज्जन फ्रांसीसी अलेक्स de Tocqueville, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया फ्रांस में लोकतंत्र और अमेरिका में लोकतंत्र। उन्होंने पाया कि फ्रांस में लोग बहुत उच्च कोटि के विचार विमर्श का आकर्षण उनके यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक, साहित्यकार, किताबें। आज भी फ्रांस में भूख है ज्ञान की, लेकिन फ्रांस के लोगों की एक बड़ी भारी कमजोरी है, वो नागरिकी संगठनों में नहीं जुड़ते हैं। वो कहते हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं। और अमेरिका के लोग, वो तो उधार के विद्वानों की मदद से अमेरिकी विश्वविद्यालयों का नाम हुआ। अगर हिटलर ने अपने यहाँ कत्लेआम न किया होता तो आइंस्टीन अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय थोड़ी जाते। नोबेल प्राइज पाने वालों की भीड़ है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, लेकिन ज्यादातर जैसे हमारे हरगोविंद खुराना थे, अमर्त्य सेन थे, ये सब अपनी अपनी जगह से ज्ञान साधक बन के निकले थे। अमेरिका उनको इकट्ठा करता है। लेकिन अमेरिकी लोगों की एक खूबी ये है, वो सरोकारी नागरिक, वो अपने मोहल्ले की जो स्कूल की कमेटी उसके मेंबर बनते हैं, मोहल्ले में कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, वो अपने चर्च की कमेटी की मेंबरी अटेंड करते हैं, पार्टियों को चंदा देते हैं, पार्टियों के मेंबर बनते हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस में वो जाते हैं। जैसे आप जाते हैं, आप अनासक्ति योग आश्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जैसे लोग कम हैं। आप अपने पड़ोसी से पूछिए कितनी पत्रिकाएं पढ़ती हो, कितने संगठनों से जुड़े। अरे छोड़ो जी, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। अरे पॉलिटिक्स नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र पॉलिटिक्स से ही पैदा हुआ है। गांधी जी अगर राजनीति में नहीं होते तो गांधी बाबा करके लोग उनको महात्मा बनाते और उनका कहीं ऋषिकेश हरिद्वार में आश्रम होता, और उनके मरने के बाद रिवॉल्वर लिए हुए उनके वारिस एक दूसरे पर गोलियां चलाते और जमीन पर कब्जा करते। गांधी जी राजनीति में थे, इसीलिए उनकी सात्विकता समाज की धरोहर बन गई। जयप्रकाश राजनीति में थे, पार्टी में नहीं थे जयप्रकाश, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी नागरिक आजादी को खतरे में डाला और अपनी बेटी जैसी इंदिरा गांधी से विरोध किया, कहा तुम गलत रास्ते जा रहे हो। बाद में इंदिरा जी ने भी समझा, आज भी कांग्रेसी कहते हैं कि इमरजेंसी गलत हो गई। और जो राजनीति में है वो तो बहुत महत्व का काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ना मामूली काम नहीं है। यहाँ जो लोग चुनाव लड़े हैं उनसे पूछिएगा, और कोई न मिले तो हम ही से पूछिएगा, चुनाव लड़े 7 पीढ़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है, 7 पीढ़ी की। लेकिन चुनाव लड़ना एक जिम्मेदारी का काम है। आप एक मर्यादा स्थापित करते हैं, जो जीता उसकी जय जय, लेकिन जो हारा उसकी भी जिम्मेदारी है। और वो मिलकर लोकतंत्र चलाते हैं।
ये गलतफहमी है कि चुनाव जीतना मतलब जमींदारी का ठेका मिल गया, कंपनी का ठेका मिल गया। वो नहीं है। जो हारा उसने भी चुनाव की जीत में योगदान किया। अगर वो न लड़ता तो तुम्हारी हार क्या, तुम्हारी जीत क्या। इस समय हमारे कर्तव्यों की श्रृंखला छोटी हो रही है, हमारे अधिकारों का सिलसिला बड़ा हो रहा है। पिछले दिनों सरकार जाते जाते मनमोहन सिंह सरकार ने 3 अधिकार आपको दे दिए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जानकारी का अधिकार। और ये सरकार भी इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कहे कि भूख से मुक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार ये हम नहीं देंगे। अधिकारों की सूची लंबी होती जा रही है, लेकिन कर्तव्य एक सूची बना दी थी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में, लेकिन आप देखें कि उनमें से कितने कर्तव्यों को हम पूरा करते हैं। तो एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगा, टैक्स का। एक पूरी बिरादरी है जो टैक्स चोरी का धंधा करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको कहते हैं। हम पता लगाते हैं कि हम अपनी तनख्वाह से कितना कम से कम पैसा सरकार को दें। और सरकार को पैसा जाएगा तो स्कूल में जाएगा, अस्पताल में जाएगा, सड़क में जाएगा, सेना में जाएगा। हम देंगे ही नहीं टैक्स, तो जो जितना बड़ा टैक्स चोर है उतना सम्मानित है। और कुछ तो बैंक से पैसा लेकर विदेश चले गए और वहां से भारत की राजनीति का खगा सही कर रहा है। ये मोदी, वो अंबानी, वो अडानी, जाने कौन। यूरोप अमेरिका के लोगों में 100 दुर्गुणों के बावजूद एक गुण है, कानून का पालन। क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन करके देख लिया है। 2 युद्ध जो हुए वो इसी तरह के मनमौजी लोगों के कारण हुए। उन्होंने किसी कानून का पालन करने से इनकार कर दिया। जर्मनी चढ़ बैठा पोलैंड के ऊपर, अपने देश के नागरिकों का हनन किया, कम्युनिस्टों को मार डाला, सोशलिस्टों को मार डाला, यहूदियों को मार डाला। का तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारा देश सबसे ऊपर। कानून का पालन करना, जहाँ ये रहे, मैं भी 5-6 साल रहा, अभी लौट के आई है कमला जी। अगर लाल बत्ती है